Today we are going to study chapter number 1 resources and development of class 10th geography। तो रिसोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो रिसोर्सेज क्या होती है, ठीक है, रिसोर्सेज की डेवलपमेंट कैसे की जाती है, कैसे हमारे पास इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि रिसोर्स क्या होती है, रिसोर्सेज वो चीज़ें होती है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज होती क्या है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। यानी कि वो सारी चीज़ें जो हमें हमारे एनवायरनमेंट में मिल रही है, हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाई कर रही है, और नीड को सेटिस्फाई करने के साथ साथ वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो, यानी कि इस तरीके से हो कि टेक्नोलॉजिकली हम लोग उसको जो है एक्सट्रैक्ट कर सके, वो हमारे पास अवेलेबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, यानी कि हमारी जो परचेजिंग कैपेसिटी है हम लोग उसे खरीद सके आसानी से, और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, यानी कि जो हमारा समाज है उसे एक्सेप्ट कर सके, ठीक है, यानी कि उसको उसके यूज़ में जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी रिसोर्सेज होती है। आपने 8th क्लास तक ये डेफिनेशन पढ़ी है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड इज़ नोन एज रिसोर्स। लेकिन 10th क्लास में आपको ये वर्ड ध्यान रखने हैं, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, डेफिनेशन में। नाउ अब ये जो डायग्राम है इसमें इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बताई हुई है, किसके बीच में? 3 चीज़ों के बीच में। पहली नेचर, दूसरी टेक्नोलॉजी और तीसरा है इंस्टीट्यूशन। अगर हम लोग बात करते हैं नेचर की, ठीक है, तो नेचर क्या कर रही है, यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट से हमें सारी की सारी रिसोर्सेज मिल रही है। लेकिन वो कैसे मिल रही है? जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी तो हम लोग रिसोर्सेज को जो है निकाल सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है? जो भी हम लोग रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजी के थ्रू निकाल रहे हैं वो उसे हमारे तक पहुंचाने में या उसको जो है मॉडिफाई करने में हेल्प कर रहा है। और ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? इन सब के बीच में जो है ह्यूमन बीइंग जो है हमारी रिसोर्सेज को नेचर से निकाल रहा है, टेक्नोलॉजी भी वही बना रहा है, टेक्नोलॉजी से इम्प्रूव भी वही कर रहा है, इंस्टीट्यूशंस में डेवलप भी वही कर रहा है। तो इसीलिए इन तीनों के बीच में जो है एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है हमारा ये एक क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स का फ्लो डायग्राम दिया हुआ है। तो अगर हम लोग देखें रिसोर्सेज को, तो रिसोर्सेज बेसिकली 2 टाइप की होती है, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्सेज भी सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। नेचुरल रिसोर्स को हम लोग रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल में डिवाइड कर सकते हैं। अब रिन्यूएबल भी जो है, रिन्यूएबल को भी हम लोग कंटिन्यूस, बायोलॉजिकल में डिवाइड कर सकते हैं। बायोलॉजिकल को हम लोग नेचुरल और वाइल्ड लाइफ में जो है डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें नेचुरल में वो है नॉन रिन्यूएबल, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। और ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन और क्वांटिटी और क्वालिटी में जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। So the process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institution। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि कोई भी चीज़ जो हम एनवायरनमेंट से ले रहे हैं उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है, उसको यानी कि चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हमें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, नेचर की भी, टेक्नोलॉजी की भी, इंस्टीट्यूशन की भी। और ये भी मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है क्या कर रहा है, नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहा है रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और इंस्टीट्यूशन में उसे मॉडिफाई कर रहा है ताकि हम लोग जो है उसे इस्तेमाल कर सके। जैसे मैं अभी जो है आप लोगों को बढ़ा रही हूँ, ठीक है, ऑनलाइन यूट्यूब से। तो यूट्यूब क्या है, वो भी एक तरीके की रिसोर्स हो गई जो मेरा
फ़ोन या लैपटॉप है वो भी रिसोर्स हो गया, क्योंकि मैं उसे इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो हर एक चीज़ जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे पानी हो गया, खाना हो गया, कपड़े हो गए, आपकी टेक्स्ट बुक हो गई, वो सब चीज़ क्या है, रिसोर्सेज है। और ह्यूमन बीइंग जो है इंटरैक्ट करता है टेक्नोलॉजी के ज़रिए और क्रिएट करता है इंस्टीट्यूशंस को, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ताकि रिसोर्सेज जो है हमारे पास पहुंच सके। सो यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इट अज्यूम्ड बाय मैनी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रिसोर्सेज जो है नेचर का फ्री गिफ्ट है, यानी कि नेचर ने हमें फ्री में दे रखा है। क्या ऐसा रियलिटी में है? तो रिसोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है रिसोर्स के लिए पे करना पड़ता है। तो रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी का एक फंक्शन है। ह्यूमन बीइंग जो है वो खुद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल क्या होता है? इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है रिसोर्सेज का, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जो भी चीज़ें उसे मिल रही है वो उसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ट्रांसफॉर्म मतलब इतना उन्हें मॉडिफाई कर रहा है, उन्हें चेंज कर रहा है, ताकि हम उसे इस्तेमाल कर सके, उस चीज़ को हम उसे यूज़ कर सकें। तो रिसोर्सेज को जो है क्लासीफाई किया हुआ है। अब रिसोर्सेज को क्लासीफाई कैसे किया हुआ है? फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तो बेसिस ऑफ ऑरिजिन में हमारी रिसोर्स है बायोटिक और एबायोटिक। सेकेंड, on the basis of exhaustibility, renewable or non-renewable. Third, on the basis of ownership, individual, community, national or international. और D, on the basis of status of development, यानी कि क्या है status of development? तो उसके हिसाब से potential, developed, stock और reserve, ये हमारे types of resources हैं। अब हम इन types of resources के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है हमारी टाइप ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में फर्स्ट हमारी ये फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है, इसमें बायोटिक रिसोर्स। तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होती है? वो रिसोर्सेज जो हमें बायोस्फीयर में मिल रही है, ठीक है, यानी कि ऐसी रिसोर्स जिनमें लाइफ होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा यानी कि प्लांट्स, ठीक है, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फोना यानी कि एनिमल, ठीक है, फिशरीज, फिशेस, लाइफ स्टॉक यानी कि जो जानवर है, वो सब क्या है? वो बायोटिक रिसोर्सेज है। अब बायोटिक की अगर हम लोग बात करें तो बायो का मतलब होता है लाइफ, इससे आप लोग याद रखना, बायो का मतलब लाइफ होता है। तो इसीलिए बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती है जिनके अंदर लाइफ होती है, जो जिंदा होती है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये याद भी हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट भी है, 1 मार्क्स में जो है पूछ भी लेते हैं। और अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इस साल से, तो आप लोग 2 मार्क्स के लिए एग्जाम्पल के साथ बायोटिक और एबायोटिक की डेफिनेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा एबायोटिक, ठीक है। तो एबायोटिक रिसोर्सेज कौन सी होती है? एबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती है जो नॉन लिविंग थिंग को कंपोज करती है। अब नॉन लिविंग थिंग यानी कि जिनके अंदर कोई भी जान नहीं है, जैसे कि हमारे रॉक्स और मेटल्स, तो वो हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के बात करें तो फर्स्ट है हमारी रिन्यूएबल और सेकंड है हमारी नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी होती है? रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज, यानी कि वो रिसोर्सेज जो कि रिन्यू हो सकती है, यानी कि दोबारा से क्रिएट हो सकती है, दोबारा बन सकती है या दोबारा रिप्रोड्यूस हो सकती है फिजिकल एक्टिविटी से, केमिकल एक्टिविटी से या मैकेनिकल एक्टिविटी यानी कि प्रोसेस से, उसे हम लोग जो है रिन्यूएबल या तो फिर रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज बोलते हैं। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल क्या क्या है? जैसे सोलर यानी कि सन, विंड, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ,
ये क्या हो सकती है, ये दोबारा से रिन्यू हो सकती है, दोबारा से जो है रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे कि पेड़ अगर हम लोग काटते हैं तो पेड़ अगर हम उगाएं तो वो दोबारा रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। एनिमल्स जितने हर साल मरते हैं, ठीक है, हमें फूड चेन पता है कि एनिमल को कंज्यूम करता है, तो दोबारा से एनिमल्स जो है रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। वैसे ही वाटर जो है हम लोग उसे रिसाइकिल कर सकते हैं, उसे दोबारा से हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है रिसोर्सेज हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है हमारा और हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो इसे हम लोग फर्दर कंटिन्यूस और फ्लो में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं बनने के लिए, ठीक है, यानी कि जियोलॉजिकल टाइम, यानी कि जो जिस टाइम से जो हमारे फिजिकल फीचर्स हैं जैसे कि अर्थ, सॉइल, मिनरल्स और रॉक्स वगैरह, ये जो बनने का टाइम लेते हैं हम लोग इसे जियोलॉजिकल टाइम बोलते हैं। तो उस बहुत सारा टाइम लेते हैं ये बनने के लिए। जैसे कि मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल इसका एग्जाम्पल है इस रिसोर्सेज का, क्योंकि मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं बनने के लिए। और कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं, ऐसे भी मेटल्स हैं जो कि रिसाइक्लेबल होते हैं, जिसे यानी कि हम लोग दोबारा रिक्रिएट कर सकते हैं, दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन फॉसिल फ्यूल जो है ऐसे रिसोर्सेज है जो हम लोग दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बनने में भी बहुत ही उन्हें लाखों करोड़ों साल लगते हैं, यानी कि बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। और ये एग्जॉस्टिबल है, यानी कि एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा हम लोग इसे यूज़ जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल हमारा फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल जैसे कि पेट्रोल, ठीक है, कोल, तो ये हमारे फॉसिल फ्यूल है। नेक्स्ट हमारी रिसोर्स है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो हमारी फर्स्ट रिसोर्स है इंडिविजुअल रिसोर्स। ये वो रिसोर्स है, दीज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। ये वो रिसोर्सेज है जो कि प्राइवेटली इंडिविजुअल इन्हें जो है खरीदते हैं, यानी कि इंडिविजुअल्स खरीदते हैं। जैसे कि मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। काफ़ी सारे फार्मर्स जो है उनको ज़मीन दी जाती है, गवर्नमेंट जो है उन्हें ज़मीन देती है, ठीक है, रेवेन्यू के पेमेंट पर। तो विलेजेस में अगर हम लोग बात करें, लैंड ओनरशिप जो है यानी कि ज़मीनें जो है ज़्यादातर किसकी है, किसानों की है। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि लैंडलेस भी है। अब लैंडलेस का मतलब क्या होता है, उनके पास कोई ज़मीन नहीं है। अर्बन एरिया में अगर हम लोग बात करें तो अर्बन एरिया में यानी कि शहरों में आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों के पास उनके खुद के प्लॉट, उनके खुद के घर, उनकी खुद की प्रॉपर्टी वगैरह होती है। वो लोग और काफ़ी सारी जगहों पे प्लांटेशन होते हैं, पैस्चर लैंड होती है, पॉन्ड्स होते हैं और वेल होता है, खुद का कुआं होता है। तो ये सारे क्या हैं, ये इंडिविजुअल रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं, यानी कि इसका मालिक जो है एक इंसान होता है और वो इसे यूज़ कर रहा है। अब जैसे कि मेरा घर है, वो मेरा घर है, मैं उस घर में जो है अपने पड़ोसियों को तो नहीं रखूँगी ना, क्योंकि वो मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है, मेरी खुद की जो है रिसोर्स है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। अब कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स क्या होता है, दीज आर रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। ये वो रिसोर्सेज होती है जो कि एक कम्युनिटी के हर एक मेंबर के लिए एसेसिबल होती है, यानी कि वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गाँवों में जो कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड होते हैं, ठीक है, जो एनिमल को ग्रेज करने के लिए जो ग्राउंड होते हैं वो पूरी कम्युनिटी यूज़ करती है। लेकिन वहीं पे अगर मेरे इंडिविजुअल रिसोर्स होगी और मैं अपने गार्डन में जो अपने एनिमल को ग्रेज कर रही हूँ, अपने फार्म में एनिमल को ग्रेज कर रही हूँ, तो वो मेरी इंडिविजुअल रिसोर्स होगी और मैं अपने एनिमल्स को उसमें खुद ग्रेज करूँगी। लेकिन कम्युनिटी में क्या होगा, जितनी भी कम्युनिटी मेंबर होंगे जिन्होंने शेयर करके वो ज़मीन खरीद रखी है या उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे के सारे उसे इक्वली जो है यूज़ करेंगे। जैसे बरियल ग्राउंड्स हो गए, विलेज पॉन्ड्स हो गया, तो ये सब एग्जाम्पल है इसके। पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट, प्लेग्राउंड। और अर्बन एरिया में ये सारी चीज़ें होगी, जैसे ग्राउंड हो गया, पिकनिक स्पॉट हो गए, पब्लिक पार्क हो गया, प्लेग्राउंड हो गया।
तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे एक एग्जाम्पल है हमारे कम्युनिटी रिसोर्स का। नेक्स्ट है हमारा नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स क्या होता है? नेशनल रिसोर्स वो सारी रिसोर्सेज होती है जो कि एक नेशन को बिलोंग करती है। तो कंट्री के, अगर हम लोग एक कंट्री की बात करें तो जितने भी उस कंट्री के रोड्स हैं, कैनाल्स हैं, रेलवे जो कंस्ट्रक्ट करी हुई है, बाकी जितनी भी जो फील्ड्स वगैरह हो गई, जो भी रिसोर्स एक पर्टिकुलर नेशन की, एक पर्टिकुलर कंट्री की है, वो सब कुछ जो है नेशनल रिसोर्स में आएगी। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो है उनके पास भी कुछ पावर होती है, जो लैंड होती है वो भी हमारी जो है इसमें नेशनल रिसोर्सेज में आती है। जितने भी हमारे जो भी उस कंट्री के जो मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्स है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, लैंड जो कि उनकी खुद की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंडर है, और ओशियनिक एरिया यानी कि ओशियन का एरिया जो 12 नॉटिकल माइल्स तक है। 12 नॉटिकल माइल्स की अगर हम लोग बात करें तो 12 नॉटिकल माइल्स जो है ये बाउंड्री मेजर करने के लिए है ओशियन की, ठीक है। यानी कि समुंदर की जो रेखा है, यानी कि समुंदर की जो बाउंड्री है उसको ये मेजर करता है। 12 नॉटिकल माइल से अगर आगे का जो है एरिया चला जाता है तो वो जो है दूसरी कंट्री को अलॉट हो जाता है। तो जितना भी हमारा ये 12 नॉटिकल माइल्स यहाँ पे क्यों बताया गया है ओशन में, क्योंकि समुंदर जो है, हम लोग समुंदर को ऐसे तो नाप सकते हैं नहीं, हमें दूर दूर तक समुंदर ही दिखाई देता है। तो ये 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22.2 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो एक कंट्री के दायरे में होता है, और उसके बाद वो जो एरिया, उससे आगे का जो एरिया है वो जो दूसरी कंट्री की जो बाउंड्री होगी वहाँ उनके लिए जो है अलॉट किया जाता है। तो जो भी वाटर वगैरह जो है उस कंट्री के अंडर, वो सब कुछ हमारी नेशनल रिसोर्सेज में आता है। नेशनल रिसोर्सेज के बाद हमारा जो नेक्स्ट रिसोर्स है वो है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो ओशियनिक रिसोर्स जो कि 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ कोस्ट लाइन से आगे की तरफ है, वो सब कुछ जो है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स में आएगा। और इंटरनेशनल रिसोर्स जो है जो भी इंडिविजुअल कंट्री जो यूटिलाइज कर रही है या काफ़ी सारी कंट्रीज जो है उसे यूज़ कर सकती है, तो वो हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स होगी। और कब यूज़ कर सकती है ऐसे रिसोर्सेज को? जब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है उस कंट्री को परमिशन दे उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल नहीं रह गई, ना ये कम्युनिटी रह गई, ना ये नेशनल रह गई, यानी कि ये हमारे दायरे में नहीं है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के जो है दायरे में है, और जिसको वो परमिशन देगा वही इस रिसोर्स को जो है यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के बेसिस पर रिसोर्स कितने प्रकार की होती है। तो फर्स्ट है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, ठीक है। ये रिसोर्स वो होते हैं जो कि एक रीजन में जो है हमें मिल रहे हैं, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, ठीक है, यानी कि उसे इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ पर बहुत सारी पोटेंशियल है कि हम लोग विंड और सोलार एनर्जी को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने प्रॉपरली इस रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं किया है, यानी कि वहाँ की विंड और सोलार एनर्जी को इतना इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए वो पोटेंशियल रिसोर्स में जो है क्लासिफाई करिए। पोटेंशियल यानी कि उसके पास इतनी काबिलियत है लेकिन हम लोग उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा डेवलप्ड रिसोर्स। अब डेवलप्ड रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्सेज विच आर सर्वे, ठीक है, ये वो रिसोर्सेज है जिन्हें सर्वेड किया गया है, उनकी क्वांटिटी हमें पता है, उनकी क्वालिटी हमें पता है कि कितनी जो है रिसोर्स है उस जगह पर, कैसी क्वालिटी की रिसोर्स है, लेकिन हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं है, ना ही हम लोग इतने उसे जो है इतने फिजिबिलिटी नहीं है ना, यानी कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उस रिसोर्स को जो है निकाल सके। यानी कि हमें पता है रिसोर्स कितनी है,
कितनी क्वांटिटी में है, उसकी क्वालिटी कैसी है, लेकिन टेक्नोलॉजी और पैसों की कमी की वजह से हम इन रिसोर्सेज का यूज़ जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारी स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, मटीरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एसेस दिस। ठीक है, यानी कि वो रिसोर्सेज जो कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हम लोग उस रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रिसोर्सेज हमारी स्टॉक रिसोर्सेज कहलाती है। अब स्टॉक के अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो जैसे हमें पता है कि वाटर जो है यानी कि पानी दो गैसेस से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बट हमें ये तो नहीं पता ना कि हम जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं, ये हमारी जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से हम लोग इन दोनों एयर को लेकर के कैसे वाटर बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है, इतनी टेक्निकल स्किल ही नहीं है। तो इसीलिए इस टाइप की रिसोर्सेज को हमने जो है स्टॉक रिसोर्सेज में क्लासिफाई किया हुआ है। स्टॉक रिसोर्सेज के बाद नेक्स्ट है हमारा रिजर्व। अब रिजर्व क्या होता है? रिजर्व जो है वो सबसेट है स्टॉक रिसोर्सेज का, और which can be put into use with the help of existing technological know-how but their use has not been started। यानी कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के यूज़ से हम लोग जो है इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने इसका यूज़ करना जो है स्टार्ट नहीं किया है। These can be used for meeting the future requirement। और ये जो रिसोर्सेज है फ्यूचर रिक्वायरमेंट, यानी कि फ्यूचर में जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनकी रिक्वायरमेंट के लिए जो है इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया है, इसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखें, जो रिवर वाटर है उसे हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट कर सकते हैं, इतनी पोटेंशियल है हमारे पास, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है बहुत ही लिमिट में किया जा रहा है। क्यों? ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए ये काम में आ सके। वाटर जो है डैम्स में, फॉरेस्ट जो है, ये सब क्या है? ये रिजर्व रिसोर्सेज है जो कि फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है बचा के रखा गया है। आज हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्या होती है, रिसोर्स प्लानिंग क्या है इंडिया में, उसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।